अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात के तनाजुर में एक मुफस्सल इक्तसादी बहाली के मंसूबे का ऐलान किया गया है। ये इक्तसादी बहाली का मंसूबा जो है, ये कहा जा रहा है कि ये सी पैक से भी बड़ा जो है ये मुआशी प्लान होगा। इस मंसूबे में दफाई पैदावार, ज़राई, लाइफ स्टाक, मादनियात, कानकुनी, IT और तवानाई के जो शोबे हैं उनको मुकामी सतह के साथ साथ दोस्त ममालिक की सरमायाकारी जो है उसको भी फ़रोग़ दिया जाएगा। इन मंसूबों के इंतज़ामी अमूर और हमांगी में पाक फ़ौज का कलीदी किरदार होगा। ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? इस मंसूबे के तहत जो चीज़ कंसीव की गई है वो ये है कि 4 से 5 सालों में 15 से 20 लाख लोगों को बराह रास्त मुलाजमतें और 75 लाख से 1 करोड़ तक को बिलवास्ता मुलाजमतें जो हैं वो फ्राहम हो सकेंगी। इसके साथ साथ अगले 4 से 5 सालों में इस मंसूबे से $70 बिलियन की बरामदात और $70 बिलियन की जो हम ये कहते हैं कि हम दरामदात बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना चाहिए, वो जो है वो हो सकेगा। इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है और इस ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा गया है कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की जो बराह रास्त सरमायाकारी है उसमें $100 मिलियन का जो है वो $100 बिलियन का जो है वो इजाफ़ा होगा। इस मंसूबे से अगले 4 से 5 सालों में ज़र मुबादला के नए ज़खायर जो हैं वो भी दरियाफ़्त किए जाएंगे और इन सेक्टर्स में जब तक सहूलतकारी नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं आएगी, लिहाजा जो ये अम्ब्रेला बनाया गया है इसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल हैं, सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे, 5 के करीब मेजर जनरल्स को भी शामिल किया गया है जो इसके अमल दरामद के मामलात जो हैं उसको देखेंगे। और ये जो मंसूबा है इसके तहत ये तवक्को की जा रही है कि 2035 तक पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत जो है वो बन जाएगा। चूँकि सिक्योरिटी और मईशत का आपस में गहरा ताल्लुक़ है तो इस सिलसिले में फ़ौज का भी इसमें बड़ा अहम रोल होगा और ज़ाहिर है कि इस हिकमत अमली के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर भरपूर तवज्जो जो है वो दी जाएगी। ये इसके बुनियादी तौर पर मेजर निकात हैं, लेकिन ये मंसूबा जो है ज़ाहिर है ये एक तवीलुल मुद्दती जो सूरत हाल है उसका अक्कास है। और अब देखना यह है कि इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें किस हद तक ये जो एक 1 पेज स्ट्रेटजी सामने आई है जिसके अंदर हुकूमत की जो हिकमत अमली है उसको पाक फ़ौज ने जो है भरपूर हमायत का यकीन दिलाया है और अपनी तमाम कोशिशें जो हैं उसको देने का ऐलान किया है, ये किस हद तक मुआविन साबित हो सकती है हमारी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, सेनेट में चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी के, और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर शाह बुखारी साहब, मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात हैं। सलीम मांडवीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो अब मंसूबा पेश हुआ है ज़ाहिर है कि एक सोच है और उस सोच को फिर एक अमली शक्ल भी देनी है और उस अमली शक्ल देने में अमल दरामद का जो एक सिलसिला होता है वो एक गवर्नेंस का बड़ा अहम पहलू होता है और उसमें पहलू तही होती रही है। अब ये जो है इसमें फ़ौज भी शामिल हो गई है कि ठीक है जी, जहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर्स आएंगे हम उसमें मदद करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अब चलेगा, जो कोई भी हुकूमत हो, कुछ भी हो? देखिए नदीम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ, ये इस काउंसिल का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, मगर आज तक नहीं बनी। क्योंकि हम इकॉनमी को सियासत के साथ जोड़ देते हैं और सियासी मकसद के लिए हम इकॉनमी को यूज़ करते हैं और इस वजह से इकॉनमी को हमारी नुकसान भी पहुंचता है और हमारा जो भी इकोनॉमिक प्लान होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये जो काउंसिल बनी है, ये किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं बनी, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं बनी, ये बनी है जो भी गवर्नमेंट होगी,
जो भी आर्मी चीफ होगा वो इस काउंसिल का हिस्सा होगा। तो ये तो फॉर एवर फॉर पाकिस्तान इसकी रिक्वायरमेंट थी। मैं समझता हूँ ये 50 साल पहले बन जानी चाहिए थी, 30 साल पहले बन जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त सब स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है। और सब स्टेक होल्डर जब उसमें इन्वॉल्व होंगे तो जो भी इकोनॉमिक प्लान बनेगा, और मैं समझता हूं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं वो भी इसका हिस्सा है। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी हमें जरूरत है इसके बावजूद, इस काउंसिल के बावजूद, ताकि सारी पार्टीज भी ऑन बोर्ड हो। जो भी पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्लान बनाया जाए, जो भी उसके लिए इकदामात करे जाएं, उसमें सब ऑन बोर्ड हो। बल्कि मैं तो चाहूंगा, आई डोंट नो कि ये हो सकता है कि नहीं, कि जुडिशरी भी इसका हिस्सा हो, ताकि क्योंकि कई चीजें हमारी इकोनॉमिकली डीरेल हुई हैं जुडिशरी की वजह से भी, तो वो भी इसका हिस्सा हो, ताकि कोई स्टेक होल्डर ऐसा ना हो जो हमारी इकोनॉमिक प्लान में कंट्रीब्यूट ना कर सके और जो उससे बाहर हो। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन में आ चुका है, इसकी जरूरत नहीं थी हमें इसमें आने की, अगर हम इस किस्म के इकदामात पहले कर चुके होते। अच्छा, अब इसमें नासिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि जो इसमें चुने गए हैं, जो अहदाफ रखे गए हैं और जो शोबाजात चुने गए हैं, आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पे यही वो शोबाजात हैं जिनका पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत रोल होना चाहिए, और ये जो पाकिस्तान की बात की जा रही है कि $100 बिलियन तक बरामदात को ले जाया जा सकता है, यही शोबाजात जो हैं वो किरदार अदा कर सकते हैं? जी, यकीनन ये जो शोबे आप फरमा रहे हैं, इसमें आपने पहले भी फरमाया, उसमें मुख्तलिफ जो हिस्सा डाला गया, ज़राअत का, कानकनी का, आईटी का, डिफेंस प्रोडक्शन का, ये सब अहम है। मेरा ख़्याल है एक और भी शोबा इसमें शामिल करना चाहिए था, वो टूरिज़म का शोबा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मुख्तसर सी बात ये बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में जो इंडेक्स है कंट्रीज़ का, उसमें 140 लेवल के ऊपर है। और जिस किसी मुल्क ने भी अपने आप को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के इंडेक्स में इम्प्रूव किया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट जो हैं वो भाग के आती हैं, दौड़ के आती हैं। और हमारा अलमिया यही रहा है कि हम किसी सूरत में भी, जब ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया गया था 90s में, उस वक़्त भी इसी किस्म के ही प्लान्स का ऐलान किया गया था, लेकिन उसमें एक मरबूत निज़ाम जो है वो मुमकिन नहीं हो सका था। ये जो अभी अनाउंसमेंट्स आई हैं, ये उस मरबूत निज़ाम को वहाँ पर इंश्योर करने के लिए हैं, और उसमें जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ज़रूरी है। और समझा ये गया है कि वो एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन से वो कंटिन्यूटी जो है वो मुमकिन हो सकती है। ख़ास तौर पे जो आपके मिडल ईस्टर्न इन्वेस्टर हैं, अगर उनको पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस मिले और साथ उनको जो है ये अश्योरेंस मिले कि एक इंस्टीट्यूशन जो है वो उनके लिए वहाँ पर एक उसकी ईज़ को मुकम्मल करने के लिए आसानी देगा। मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस हैं वो उसकी वजह ये है कि हमारी जो आर्टरीज़ हैं डिसीजन मेकिंग की, इम्प्लीमेंटेशन की, वो सारी की सारी जो हैं वो चोक हो गई हैं। मसलन जो मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो इदारे हैं वो आपस में कोई बात नहीं करते, कोई उनके यहाँ अप्रूवल प्रोसेस नहीं है, और उसकी वजह से हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो मुस्तक़िलन सफ़र कर रहा है। ये एक तरह का बाईपास क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि जिससे जो है ये लोगों को जो आसानी हो सकती हो, लोकल सरमायादार, फ़ॉरेन सरमायादार, उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसको कि बढ़ाया जा सकता हो और वहाँ उनके मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हों। जो ख़ुसूसी शोबाजात जिस पर मैं समझता हूँ फौरी एक रिज़ल्ट निकल सकता है, वो आपके यहाँ एग्रीकल्चर का शोबा है, जहाँ पर के अगले 2-3 साल के अंदर आप एक कंसिडरेबल ग्रोथ देख सकते हैं। ख़ुसूसन इस वक्त जो हमारी फार्म्स हैं पाकिस्तान में, 85% फार्म्स जो हैं वो सिर्फ 6 एकड़ पर उनकी एवरेज है, और वो बेचारा फार्मर जो है वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, खाएगा क्या, कमाएगा क्या और लगाएगा क्या, ना वो किस किस्म के अच्छे बीज ख़रीद सकता है, ना और उसके पास इतने वसाइल हैं कि वो मशीनरी इस्तेमाल कर सके। तो तकरीबन 10 से 15 मिलियन एकड़ ऐसा है जो कि फ़ौरी तौर पर मुहैया किया जा सकता है लोकल इन्वेस्टर्स को भी
और फॉरेन इन्वेस्टर को भी। मैं आता हूँ नासिर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, सलीम मांडवीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि जो नासिर साहब बात कर रहे हैं उससे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो काविश है इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि जो अंदरूनी सरमायाकार हैं या बैरूनी सरमायाकार हैं वो आके जो हमारा जो एक किस्म का सिस्टम है उसके अंदर फंस जाते हैं और रेड टेपिज़म का शिकार हो जाते हैं, उससे उनको निकाला जाए और उसमें एक करप्शन का एलिमेंट भी आ जाता है, फिर एक अदारा जाती तंग करने का अंसर जो है वो भी शामिल हो जाता है, लोग प्रोजेक्ट लेके आते हैं और दौड़ जाते हैं। आपको लगता है कि बाकी चीज़ों को अलग ये वो सहूलत फ्राहम कर पाएगा ऐसी सूरत में जबकि ख़ुद जो इंतज़ामी अमूर हैं वो फ़ौज के चैनल्स देख रहे होंगे? देखें नदीम साहब, ये सही कह रहे हैं, ऐसी बात है। और मैं क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में रह चुका हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का पता था और ये चीज़ें हम डील भी करते रहे हैं चीज़ों के साथ। देखिए, इस काउंसिल को बनाने का मकसद क्या है? इस काउंसिल को बनाने का मकसद ये है कि अगर हमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें वीज़ा में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें परमिशंस में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें किसी भी ऐसे इशू में प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे। देखें, इस काउंसिल का काम है सारे बॉटलनेक्स को ख़त्म करना। इस काउंसिल का काम है, अगर उसमें कोई फौज का इदारा है और वो हिंड्रेंस पैदा कर रहा है तो उससे वो हमें हेल्प करें उससे डील करने के लिए। वाई वी हैव टेकन देम इन द काउंसिल, उसकी वजह यही है कि जो ये चीज़ें जिक्र कर रहे हैं ये सारे हिंड्रेंसेस हैं। और 140 पे पाकिस्तान क्यों है, उसकी वजह यही है कि ये हिंड्रेंसेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ख़त्म नहीं होगी। और वो ख़त्म कैसे होगी? जब सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होंगे, उनको पता होगा कि ये हिंड्रेंस हमारी वजह से है, तो वो उसको रिमूव करेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये काउंसिल का बनाने का मकसद यही है कि ये जितने हिंड्रेंसेस जहाँ जहाँ हैं उनमें आप इन्वॉल्व हों, उनको आप रिजॉल्व करें, और जैसे आप उनको रिजॉल्व करेंगे चीज़ें ठीक होती जाएंगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होता जाएगा, पाकिस्तान की रेटिंग बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टर डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, इसमें नासिर साहब ये फरमाइएगा कि आसान होंगी, आपको लगता है कि इससे जो बैरूनी सरमायाकार है वो अट्रैक्ट हो पाएगा? क्योंकि फिर आते हैं कि जाहिर है कि ये तो मुस्तकबिल का नक्शा है ना, हाल की क्या सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। तो आपको लगता है कि इससे वो उसके लिए ये एक पुरकशिश सूरत हाल होगी? देखिए, हमें सवाल ये पूछना चाहिए अपने से कि हमारे जो ऐसे दोस्त ममालिक जिन्होंने कोशिश की कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, ख़ुसूसन सऊदी अरबिया में 2019 में एक $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान जो है पाकिस्तान के लिए अनाउंस किया था। क्या वजह है कि हम आज तक उस में से $1 बिलियन भी जो है उनसे हासिल नहीं कर सके? प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में हमारे पास 2 पावर प्रोजेक्ट्स थे जिनकी प्राइवेटाइजेशन की जो है वो LNG बेस्ड, उनकी बड़ी कोशिश करने के लिए कहा गया। 2-3 बिलियन डॉलर उससे बड़ी आसानी से जो है वो हासिल किया जा सकता था। क्या वजह है कि वो हम नहीं कर सके? तो उसकी वजह बड़ी साफ़ और वाज़ेह है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसे मैं कहता हूँ कि वो आर्टरीज़ बंद पड़ी हुई हैं, वो कोई डिसीजन लेने को तैयार नहीं है। अगर आप को याद हो कि 2006 में तकरीबन $5-5.5 बिलियन की जो है पाकिस्तान में FDI आई थी और वो शायद वन ऑफ द हाईएस्ट FDI ईयर था। उसमें उसी दौर में जो है जोंग मोबाइल को पाकिस्तान में जो है उनकी परमिशंस, उनके तमाम मामलात जो थे वो 15 दिन में उनको सब कुछ परमिशंस दे दी गई। और फिर आप देख सकते हैं उसके बाद से जोंग की इन्वेस्टमेंट्स क्या और कितनी हुई पाकिस्तान में। और जो जोंग के चेयरमैन थे, यानी चाइना मोबाइल के चेयरमैन थे, उनका ये कहना था कि ये हमें फास्टेस्ट कहीं से अप्रूवल जो है कहीं किसी वक्त हमें
जिस मुल्क में भी हम गए मिली है, लिहाजा उन्होंने कोई देर नहीं की। तो जब आप एक आसानी पैदा कर लेते हैं और एक जिसको मैंने ईज़ ऑफ बिज़नेस का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो मुहैया करते हैं, तो इन्वेस्टर जो है वो फौरी तौर पर उसका रिएक्शन देता है। मैं फिर आपको ज़राअत की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊं। आपको पता है कि पाकिस्तान में बेशुमार बिज़नेस हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार गाय के जो है डेयरी फार्म्स बना लिए हैं। अगर उनको कॉरपोरेट फार्मिंग का भी मौका मिलेगा तो वो वहाँ पर भी जो है वो उसी साइज़ की जो है अपनी प्रोडक्शन ज़ाहिर कर सकेंगे। आपके पास फौरी तौर पर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास से 10-12 बिलियन डॉलर प्राइवेटाइजेशन की मद में जो है, और ये जो अब जैसे अभी आप सुन रहे हैं कि पोर्ट्स के सिलसिले में जो है कोई एग्रीमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट्स के सिलसिले में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इसी तरह से हमने पाकिस्तान स्टील को पाल रखा है। 1100 बिलियन रुपया जो है वो हमारा नुकसान होता है, उसके अलावा सब्सिडीज़ होती हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप उन इदारों को जो आपके नुकसान करने वाले इदारे हैं उनको आप प्राइवेटाइज़ करने का प्रोग्राम जो है उसको फौरी तौर पर लॉन्च करें। और ये जो आपके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये अभी भी आपके साथ आना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक क्लियर पाथ दें, उनको पता हो कि हम यहाँ इन्वेस्ट कर जी। मैं नासिर साहब रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे और फौरी तौर जी। अब इसमें सलीम मानवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान जो है मैं ये बात कहता होता हूँ कि इसको शऊरी तौर पर एक कंज्यूमर मार्केट में बदल दिया गया। को पता नहीं 90s में कोई डिलीशन प्रोग्राम आया था, वो किधर गया, रहा नहीं रहा, किधर घूम फिर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। इसी तरीके से अगर आप इस प्लान के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो मामलात हैं उनको भी हम लोकलाइज करेंगे कि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन हो, तो आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम शिफ्ट पे जा सकते हैं एक कंज्यूमर मार्केट से किसी हद तक प्रोड्यूसिंग कंट्री? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि दैट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्लान कि आप जितनी इंडस्ट्रियां भी चल रही हैं पाकिस्तान में जो इंपोर्ट बेस्ड हैं उनको भी उनके भी मटेरियल्स यहाँ प्रोड्यूस करें और कोशिश करें कि इंडस्ट्री जो है हमारी मैक्सिमम लोकल प्रोडक्शन करे। अभी गाड़ियों की हमने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि कितनी डिलीशन हमने गाड़ियों में की है और हमारी गाड़ियों के स्टैंडर्ड क्या हैं और हम किस किस्म की गाड़ियां बना रहे हैं जो कि कहीं एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। तो ये बातें जी सारी विल बी डिस्कस्ड और नासिर साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। और मैं समझता हूं कि इस काउंसिल में प्राइवेट सेक्टर, जुडिशरी, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और उनके होने से ये होगा कि जो जहां चीज़ें फंसती हैं प्राइवेट सेक्टर को पता है कि कहाँ फंसती हैं, उनको अपने प्रॉब्लम्स का पता है और वो आके इस काउंसिल को ब्रीफ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप ये इकदामात करें। और सिमिलरली हमारी जो चीज़ें ख़राब होती हैं जुडिशरी में जाके, चाहे वो जो भी लेके जाता है और उनको ख़राब करता है, चाहे प्रोजेक्ट्स हो चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, उनमें जुडिशरी को भी आप अप्राइज करें कि इन चीज़ों को आप सपोर्ट ना करें और ऐसे ऑर्डर ना करें जो कि मुल्क के लिए नुकसान करें, जो मुल्क की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करें। वैसे मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन एक उसमें आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो आज एक काम तो हुआ है कि काजी फाइज़ ईसा साहब को तकरीबन 3 महीने पहले ही चीफ जस्टिस जो है उसकी अनाउंसमेंट आ गई है, तो ये भी कुछ इंडिकेट करता है। तो नाज़रीन हमारी वो तो रूटीन है, ठीक है, आप पिछले चीफ जस्टिस का भी देख लें, इसी तरह होता है। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नासिर साहब ये फरमाइएगा कि ये एक तवील रास्ता है, अगले 4-5 साल का मंजरनामा है, लेकिन मसाइल तो हमारे फौरी के हैं, जल्दी के हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि अगले, क्योंकि ये बात कही जा रही है अभी तो IMF का चले 2 दिन बाकी हैं, देख लेते हैं क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें से अगले 6 महीने में कुछ मैच्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है
कि जिसके नतीजे में कुछ इनफ्लो जो है वो आ जाए? सिर्फ प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक उसका आसान रास्ता है, और ये जो ख़ास तौर पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने जो है वो आपसे इस किस्म के कुछ वादे वईद करने की कोशिश की थी कि जी आप हमारे साथ अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं उसकी सेल का कोई बंदोबस्त करें तो हम आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही उन्होंने जो है इजिप्ट के साथ भी किया था, और इजिप्ट को जो है 6 से 7 बिलियन डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। और हमारे लिए भी ये आसान तरीका है कि हम फौरी तौर पर उनके साथ वो एग्रीमेंट करें और उनके हवाले जो है वो अपने इदारे करें। मसलन एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट का सिलसिला है, बहुत आराम से हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे पास जो है वो इदारे मौजूद हैं, जहाँ जैसे पाकिस्तान स्टील है। पाकिस्तान स्टील की अपनी जो यानी एसेट्स हैं वो मैनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, लेकिन हम उसकी ज़मीन को अलहदा कर दें और उसके प्रोजेक्ट को जो है सेपरेटली बेचें, तो ये एक बहुत आसान तरीक़ाकार होगा कि हम उसको बेच दें और लोग बाग जो है उसको वहाँ से स्टील को प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी जो चीज़ एक इस पूरे प्रोग्राम में मिसिंग मुझे नज़र आती है, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, वो ये है कि आपकी जो HR के स्टैंडर्ड्स हैं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके डेवलप करने की ज़रूरत है। और वो स्टार्ट करना चाहिए पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं 5-7, उनमें जो सेक्रेटरीज़ हम रिक्रूट करते हैं ना, उनके भाई हम वहाँ से सर्विसेज से जो उनको लेके आएंगे। अब फाइनेंस सेक्रेटरी जो लगता है वो सारी उम्र उसने जो है काम किया होता है मुख्तलिफ और इदारों के अंदर, और आखिरी जब उसके 2 साल बाकी रह जाते हैं उसको हम फाइनेंस सेक्रेटरी लगा देते हैं। ना उसके पास वो एक तजुर्बा है, ना उसके पास उस किस्म की तालीम है जो कि आजकल की फ़ाइनेंस वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। या इसी तरह से और भी कई एक इदारे आपको मिल जाएंगे इंडस्ट्री के, IT के, कि अब जो IT का सेक्रेटरी लगता है उसके ना कोई IT की सूझबूझ है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको आखिरी 2 साल में जो है उसकी ज़िंदगी के IT सेक्रेटरी लगाते हैं, तो वो क्या काम लेगा। तो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर जो है वो पब्लिक इंटरव्यूज़ हों, एडवर्टीजमेंट के ज़रिए जो है उनको बुलाया जाए और उनको रखा जाए। मेरे पास चूँकि वक्त थोड़ा है, मैं ज़रा आगे भी बढ़ूँगा। अच्छा, सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फ़ौरी सूरत हाल भी है, और फ़ौरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो महंगाई का शिकार हैं। यहाँ का 70% तबका जो है वो सिसक भी रहा है, बिलक भी रहा है, वो नौकरी की तलाश में सरगर्दा भी है। जो बाहर कानूनी तरीके से जा रहे हैं वो चले जाते हैं, जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं कोई बॉर्डर पे मारे जाते हैं, कोई समुंदर में डूब रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जो आप जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या लोग हैं, वो बजाय इसके कि वो ये काम करें कि गैर तरक्याती अखराजात जो है उसमें कटौती की तरफ जाएं, आसाइशों में कमी की तरफ जाएं, पुरतायुश अंदाज़े जो तरीक़ाकार है उसको बदलें, अपने आप को एक कर्जदार की सूरत हाल में लेकर आएँ, तो हम तो सर जो कर रहे हैं मराद के बिल आ जाते हैं, हो जाता है, इस तरफ कोई सोच, कोई तवज्जो है? नदीम साहब, मैं यही कह सकता हूं कि मैं शर्मिंदा हूं इस बिल के ऊपर एज अ पार्लियामेंटेरियन, और मैं इसका हिस्सा नहीं था, ना मेरे से कोई इस पे डिस्कशन हुई, ना कोई बातचीत हुई, ना मुझे पता चला कि ये बिल कब लाया गया है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गलत बिल था, और हमें अपनी मुराद ये वक्त नहीं है, जैसे आपने जिक्र किया कि मुल्क के जो हालात हैं और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं नहीं समझता कोई पार्लियामेंटेरियन जो एक रियल पार्लियामेंटेरियन हो वो इस किस्म का काम करे। और मेजॉरिटी जो सेनेटर से मेरी बात हुई है उनको ये बिल दिखाया ही नहीं गया, उनको ये बिल दिखाया ही नहीं गया, और उनसे साइन ले लिए ये कह के कमेटी में आप लोगों के पास भी नहीं आया कर दिया। जी, कमेटी में आप लोगों के पास भी नहीं आया? जी, नहीं आया हमारे पास। तो ये इसीलिए मैंने सेनेट में खड़े होकर इसको अपोज किया, और उसके बाद हमारी पूरी पार्टी ने इस बिल को रिजेक्ट किया, और इंशाल्लाह ये बिल जो है नेशनल असेंबली में पास नहीं होगा, और कोई पार्लियामेंटेरियन इस बिल के फेवर में नहीं है। और जो हैं और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं फील करता हूं कि उन्होंने गलत किया है, उनको नहीं करना चाहिए था।
उन्होंने पार्लियामेंट की भी इज्जत को ठोस पहुंचाई है और इंडिविजुअली भी पार्लियामेंटेरियंस को भी इसमें नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें मेरा आखिरी सवाल है, वो ये है कि मतलब आपकी पार्टी के अंदर भी तो इख्तलाफ आया ना। खुर्शीद शाह साहब कह रहे थे कि ठीक है, अगर किया है तो पार्लियामेंटेरियंस को सबसे कम पैसे मिलते हैं तो क्या बात होगी है, तो आप कह रहे हैं असेंबली में नॉकआउट हो जाएगा। देखें देखें, ये जो बिल है ना जिस पे मैंने बोला है, वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं था, वो था सिर्फ दफ्तर होल्डर्स के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए। और जब मैं डिप्टी चेयरमैन था तो इसी टाइप का एक बिल और आया था, वो भी मुझसे छुपा के लाया गया था, जिसको मैंने सेनेट में अपोज किया और फिर वो बिल रिजेक्ट हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी मराद के लिए सेनेट में आते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। और जो लोग ये इंप्रेशन देते हैं कि ये बात सही है कि पार्लियामेंटेरियंस के इश्यूज हैं और उनके इश्यूज को देखा जाए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो दफ्तर होल्डर्स हैं, जो कस्टोडियंस हैं पार्लियामेंट के, उनके दफ्तर को पहले देखा जाए और फिर पार्लियामेंटेरियंस को देखा जाए। तो ये ठीक है। मैं मेरा समझता हूं मेरे कि प्रोग्राम का गलत वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया नासिर शाह बुखारी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।